मैं सदन को चलाना चाहता हूं। ये कमरे में बात करने की नहीं है, कमरे में आकर बात करो। ये देश के लिए है। चर्चा जरूरी है, चर्चा करना चाहिए, उसी के लिए हम ठहरे हैं। चाइना के एग्रेशन के ऊपर बात करने के लिए नोटिस दिया। इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता, तो क्या उसको भी काट के चीन को दे देंगे? खड़गे जी, गुस्सा कभी नहीं करता मैं। अब हंसते हुए अच्छे लगते हैं। प्लीज। चीन पर बीजेपी को नेहरू क्यों याद आए? निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को बंद कमरे वाली बात क्यों याद दिलाई? बिहार के अपमान पर संसद में किसने माफी मांगी? लोकसभा में क्यों नहीं थमी चीन पर नारेबाजी? और क्या अब कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच चीन से आने जाने वाली फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी? इन्हीं सवालों के जवाब आपको आज के शो में मिलेंगे। लेकिन संसद की कार्यवाही से पहले सुबह के दो बड़े अपडेट्स जान लीजिए। पहला, सरकार को चीन पर घेरने के लिए विपक्षी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग की और आरजेडी जेडीयू के सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पीयूष गोयल के खिलाफ के बिहार वाले बयान का विरोध किया। अब चलते हैं सदन के अंदर। पहले राज्यसभा की बात, जिसकी कार्यवाही सुबह 11 बजे सभापति जगदीप धनखड़ के रिमार्क के साथ शुरू हुई। मास्क पहने जगदीप ने देश में बढ़ते कोविड के मामलों पर चिंता जताई और सभी सदस्यों को एहतियात बरतने को कहा। इसके बाद सदन के पटल पर पत्र रखे गए। पत्र रखने के बाद राज्यसभा में शून्यकाल के साथ चीन पर चर्चा को लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी भी शुरू हो गई। Have I to remind the honorable members, if the chairman is on legs, I am on legs. I am on legs. Mr. K.C. Venugopal, I am on legs. हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी और चीन के साथ बिहार के अपमान का भी मुद्दा उठाया। लेकिन खड़गे के बयान की शुरुआत हुई सभापति धनखड़ के वकालत के अनुभव से और खड़गे ने भी याद दिला दिया कि वकील को गुस्सा कब आता है। मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैंने 40 साल तक वकालत की है। वकील को गुस्सा करने का राइट है ही नहीं। फीस कम मिलती है तब गुस्सा आता। बोलिए तो सर, अब हंसते हुए अच्छे लगते हैं। सर, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब कुर्सी पर होते मैं हैं। जरा हंसता ही नहीं, जरा बड़ा सीरियस आदमी हूँ। बोलिए बोलिए। ठीक है सर, मेरा एक ही विनती है आपसे, आपको कुछ कहना, आपका बात नहीं सुनना, ये हमारी मंशा नहीं। सरकार जो अड़ी रही है किस बात पे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो घटनाएं चली है उसकी चर्चा चाहते हैं। और दूसरा इश्यू है जो बिहार का अपमान हुआ, उसके बारे में जो लीडर ने कहा, उसके बारे में हम चाहते हैं। और तीसरी चीज कि सदन में जब चर्चा के लिए हम पूछ रहे हैं बार बार, और आप बार बार हमको रूल बता रहे हैं। ठीक है साहब, रूल तो है। मेरे को एक चीज बताइए, एक सेकंड खड़गे जी, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड, मैं यदि अगर आपको रूल नहीं बताऊंगा तो किनको बताऊंगा? हाँ, और नहीं सर, आपको नहीं कहूंगा कि आप रूल की अवहेलना कर रहे हो, रूल की पालना नहीं कर रहे हो, मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद नहीं कर रहे हो। रोज वही बातें कमी आ रही हैं जिनके बारे में मैं रोज संकेत देता हूं। रूल 267 जो कहता है उसका कुछ भी मानेंगे नहीं, और मेरे हाथ बांधते हो आप तो। नहीं सर, वो देखिए, आप हमेशा जो हमको कहे हैं वो तो सभी मेंबर सुने हैं और रोज सुन रहे हैं। लेकिन सर, हाउस में ऐसा होता है, एक तरफ रूल्स रहते हैं, दूसरे तरफ प्रैक्टिसेस, यूसेजेस, कस्टम्स, प्रेसिडेंट्स, और पीछे ऐसी घटनाएं जब होती है तो किस ढंग से हाउस चलाया जाता है, वो भी सदन का ही काम है, आपका काम है। नेता प्रतिपक्ष खड़गे का जवाब दिया नेता सदन पीयूष गोयल ने और बिना नाम लिए नेहरू को याद किया। At the outset, let me specify. Chairman sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. माननीय नेता प्रतिपक्ष बार बार जो विषय उठा रहे हैं, इसके बारे में पहले भी
उपसभापति ने काफी विस्तार से बताया कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब वो सरकार में थे, जब ऐसे गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है और क्लैरिफिकेशन भी नहीं किया गया। ऐसे 4 इंस्टेंसेस माननीय उपसभापति ने पटल पर भी रखे हैं। साथ ही साथ माननीय खड़गे जी बार बार उस विषय के बारे में उजागर कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने एक बड़े विस्तार से इन विषयों के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमारे रक्षा मंत्री ने बड़े विस्तार से इस विषय के बारे में स्टेटमेंट दिया है। हमने सरकार की तरफ से पूरी चीजें, पूरी जानकारी हाउस में रखी है। विदेश मंत्री ने तो जो सवाल प्रमोद तिवारी जी ने उठाए थे उसका भी जवाब दिया था। मैं समझता हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा यहाँ उजागर होंगे तो फिर याद आएगा कि 1962 में एक उन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसी सदन में कहा था कि ये क्या, उसमें क्या दिक्कत है अगर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका हमारे देश से अलग हो गया, वहां तो एक पीस ऑफ घास भी नहीं उगती है। और इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सिर पे एक भी बाल नहीं उगता तो क्या उसको भी काट के चीन को दे देंगे। ये उन्हीं के समय उन्हीं के प्रधानमंत्री के कहे हुए वक्तव्य का उनके मेंबर ने कहा कि मेरा सर काट के क्या चाइना को दे देंगे। नेता सदन का जवाब खत्म हुआ तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जवाब देने से खुद को रोक नहीं सकी। ये कमरे में बात करने की नहीं है, ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये देश के लिए है। चर्चा जरूरी है, चर्चा करना चाहिए, उसी के लिए हम ठहरे हैं और देश में एकता के लिए हम लड़ेंगे। मैं याद दिलाऊं, प्रणब मुखर्जी जी जब मेंबर थे इस हाउस में, मंत्री थे, हमारे किरण रिजिजू जो अभी मिनिस्टर है, अरुणाचली है, वो इसी विषय के ऊपर, चाइना के एग्रेशन के ऊपर बात करने के लिए नोटिस दिया। प्रणब मुखर्जी जी किरण रिजिजू को बोला कि कमरे में आकर बात करो, आप तो चेयरमैन है, आप बुला रहे हैं, मगर मंत्री इस विषय को इधर बात नहीं करना, कमरे में करने वाले प्रणब मुखर्जी जी। निर्मला ने जैसे ही अपनी स्पीच खत्म की तो विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए। विस्तारीकरण हुआ, ना ही उसे चौड़ा किया गया और ना ही सड़कों। शून्यकाल खत्म हुआ तो 12 बजे से राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में रोजगार, कृषि, पर्यटन, आरटीआई और पूर्वोत्तर के विकास से संबंधित सवाल पूछे गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी राज्यसभा में मौजूद थे। हर राज्य में आरटीआई को डिजिटलाइज करने को लेकर जब सवाल हुआ तो सुनिए पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा। हमारा केंद्रीय आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस विषय को लेकर के भिन्न भिन्न प्रदेश सरकारों के साथ आग्रह भी करता है, उनको जो नए टेक्नोलॉजी के जो आयाम केंद्र में इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, उपयोग में लाए जा रहे हैं, उनसे अवगत भी करवाता है और धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां तक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का संबंध है, हम ये कह सकते हैं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार डिजिटलाइजेशन के क्रम को गति दी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है और वो इस बात से भी प्रमाणित होता है कि बावजूद कोविड के और कोविड आने से पहले ही इतना सक्षम हो गया था हमारा ऑनलाइन व्यवस्था का सिस्टम कि उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई असर नहीं पड़ा। फेक न्यूज को लेकर जब बीजेपी सांसद जुगल सिंह ने सवाल किया तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि अब तक उन्होंने फेक न्यूज को लेकर कौन से कड़े कदम उठाए हैं। आईटी रूल्स के अनुसार जहां पे भी ये लगता है कि कोई ऐसी खबर जो देश को तोड़ने के लिए हो, देश की रक्षा सुरक्षा में बात करती हो या भ्रम और भय फैलाने वाली हो, उसके नियम के अनुसार सर आईटी एक्ट के 69A के अंतर्गत, क्लॉज के अंतर्गत हमने कार्रवाई की है, समय समय पर की है। जैसे कि ऐसे चैनल्स जो देश के खिलाफ मुहिम चलाते थे दुनिया भर में और देश के अंदर भी भय और भ्रम फैलाने का काम या समाज को तोड़ने का सर काम करते थे, तो यूट्यूब के 104 ऐसे चैनल्स को बंद किया गया है, 45 इंडिविजुअल वीडियोस को प्रतिबंध किया गया है। इस सर हम लिखते हैं उनको और फिर आगे वही कार्रवाई करते हैं।
फेसबुक के भी ऐसे 4 अकाउंट्स को और 2 पोस्ट को बंद किया गया है। इंस्टाग्राम के भी ऐसे 3 अकाउंट्स, ट्विटर के 5 अकाउंट्स हैं सर, और ऑडियो स्ट्रीमिंग जो 3 पॉडकास्ट चैनल्स हैं, और ऐप्स ऐसी अलग अलग थी वैसी 2 ऐप्स को भी, और 6 वेबसाइट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आईटी एक्ट के 69A क्लॉज के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए सर पहले भी सरकार ने कदम उठाए हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए ऐसे कदम भविष्य में उठाने में भी कोई कहीं पर कमी नहीं आएगी। इस बात के लिए मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके बाद राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 को लेकर सदन में बयान दिया। इस बीच सांसद राघव चड्ढा ने चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगाने की मांग की। पहली चीज सर, चाइना से जो वीडियोस और जो न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये दिखा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी, वैक्सीनेशन का आपका स्टेटस जो भी हो उसके बाद भी ये वायरस लगातार हमला कर रहा है, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखा रहा है कि चाइना का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो गया है। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है उस बारे में बताएं। और आखिरी मेरा एक पॉइंट ये रहेगा सर कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दें, उस पर रोक लगा दें, तो कम से कम जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कंट्री है वहां से आवाजाही बंद हो जाएगी, तो बहुत चीजें प्रिवेंट हो सकती हैं। चाइना से हिंदुस्तान में डायरेक्ट फ्लाइट तो आज के दिन में नहीं आती है, लेकिन वाया होके आती है। लेकिन जैसा दुनिया में केस बढ़ने लगा, हमें बेस्ट कोविड मैनेजमेंट का भी एक अनुभव रहा पिछले 2 साल से, और कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर दिया है। आज प्राइमरी स्टेज पर कोई भी यहाँ पेशेंट, यहाँ ट्रैवलर आते हैं, नहीं केवल चाइना, कहाँ से भी आते हो, तो भी हम 2% रैंडम सैंपलिंग करना चालू ऑलरेडी कर दिया है, और आने वाले दिनों में उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के आवश्यकता के अनुसार कंपलसरी करना पड़े तो भी कंपलसरी करेंगे। दोनों चीज़ को हमें देखना है, देश में कोई अननोन वायरस घुस भी ना जाए और ट्रैवलिंग में बाधा भी ना हो। दोनों चीज़ों को देखते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि देश में कोई नया वेरिएंट ना आ जाए। आगे स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा रोकने को लेकर चिट्ठी क्यों लिखी थी। ऑक्सीजन है, नहीं है, कोई दिक्कत होगी, हमने आज से नहीं कल तो विषय इसलिए उठा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा, और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई, कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी ये जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं ये बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूं अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है। इसके बाद राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 2 संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य तमिलनाडु के संबंध में अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करते हुए नारी कोरवन और कुर्वीकर्ण समुदायों को भी अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल करना है। अब चलते हैं लोकसभा की तरफ। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और आज सदन कुछ बदला नजर आया। जिस बदलाव की वजह बना कोविड के बढ़ते मामले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने ओपनिंग रिमार्क में सभी सदस्यों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और जागरूकता फैलाने की अपील की। साथ ही हाल ही में दिवंगत हुए संसद के पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इसके साथ शुरू हुआ प्रश्नकाल और साथ ही चीन के मुद्दे पर हंगामा भी। हंगामे के बाद लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। ये सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है और मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप नियम के तहत आएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको अलाउ करूंगा। प्लीज बैठिए।
सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभा पटल पर पत्र रखे गए, लेकिन विपक्षी सांसद वी वांट डिस्कशन के नारे लगाते हुए वेल तक जा पहुंचे। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को बीच में उठना पड़ा। अभी बहुत चर्चा भी बहुत है और बीएससी में जो निर्णय हो उसके अनुसार कल हमारे सदन का निर्णय होने वाले हैं। ऐसे स्पीकर साहब ने जब बीएससी में हुआ था वो भी निर्णय हुआ और एक 2-3 बिल है। मैं निवेदन करता हूं सर, जिसमें स्पष्ट रूप से हमारे रक्षा मंत्री ने एक डिटेल्ड वक्तव्य दिया है। उसके बाद मिलिट्री का एक स्टेटमेंट आया है, अपोजिशन शुड बिलीव इन द एटलीस्ट स्टेटमेंट ऑफ द आवर मिलिट्री पर्सनल जो है उनका तो कम से कम बिलीव करना चाहिए। इससे पहले भी ऐसे हुआ है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कभी सेंसिटिव मामला है, डिटेल डिस्कशन हाउस में नहीं हुआ है। जब ये सरकार में थे हम लोगों को अपील किया है। ये इंसिडेंट अदर हाउस में डिप्टी चेयरमैन ने ऑलरेडी किया है। मैं अपील करता हूं, ये लोग चाइना पे जो चर्चा करना चाहते हैं, इनके कालखंड में कितना हमने लैंड खोया, कितना चीनी भाई भाई के बारे, चीनी हिंदी भाई भाई के बारे में क्या क्या असर पड़ा ये सब जानते हैं। और जिन लोग चीन से रिश्वत लेता है वो ऐसे हंगामा करने का कोशिश करते हैं। मैं अपील करता हूं, कृपया ऐसे मत करो, सदन चलाओ, ये मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री के समझाने के बाद भी नारेबाजी बंद नहीं हुई और लोकसभा को फिर एक बार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कृपया सहयोग कीजिए, कृपया सहयोग कीजिए, चर्चा होने दीजिए, सदस्यों को 0 आवर में अपनी बातें रखने दीजिए। कल सैनिटाइज होने वाला है, आज का एक दिन उपलब्ध है माननीय सदस्यों के लिए। और भी सदस्य जो बोलना चाहते हैं उनको भी अवसर दिया जा सकता है। प्लीज गो बैक टू योर सीट। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे के बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में नियम 377 के अधीन आने वाले मामले उठाए गए और कोविड-19 पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बयान भी दिया। लेकिन गौर करने वाली बात, इन सबके बीच सदन में लगातार नारेबाजी हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। हंगामा जब नहीं रुका तो लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और फिर 4 बजे की कार्यवाही को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप बहुत वरिष्ठ सभ्य हो, सभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 4:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास संशोधन बिल 2022 पेश किया और इस दौरान प्रधानमंत्री सदन में आओ जैसे नारे लगते रहे। इस कानून में माननीय उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्वितीय कल्पना से एक एक्ट में एक साथ हमने 183 प्रोविजंस, 183 प्रावधान 42 अलग अलग कानूनों में जो 19 मंत्रालयों में अलग अलग मंत्रालयों के 19 मंत्रालयों के 42 कानून में 183 प्रावधान को डिक्रिमिनलाइज करने का काम इस कानून से करने का काम किया है। हम समझते हैं कि जनता का विश्वास और व्यापार उद्योग का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। इससे कोर्टों के ऊपर भी
बर्डन कम होगा, इसलिए इसका नाम भी जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2022 दिया गया। नारेबाजी नहीं रुकी तो लोकसभा को कल यानी 23 दिसंबर 2011 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर आज लोकसभा में ना के बराबर चर्चा हुई, पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। माने आज की इनकी वर्क रिपोर्ट देखी जाए तो एकदम जीरो रही। खैर, आपका इस पूरी कार्रवाई पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आज की संसद की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। शो लिखा था आपके लिए हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।